हेलो एवरीवन। पिछले केस में हम लोगों ने सेक्टर ऑफ सर्कल का सेंट्रॉइड का पोजीशन डिटरमाइन कर लिया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम फिफ्थ केस ले रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ सेमी सर्कल। तो चलिए सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सेमी सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ये पड़ेगा। इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, ये सिमेट्रिकल एक्सिस पड़ेगी। सिमेट्रिकल एक्सिस के बारे में बताया गया था। तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो ये सेंटर है, तो सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड पड़ता है, तो यहाँ कहीं सेंट्रॉइड पड़ेगा। क्योंकि सेमी सर्कल भी एक सेक्टर ही है, तो ये सेंटर से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस पिछले टर्न पर फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो फॉर्मूला इज 2/3 टाइम्स आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, एंड दिस एंगल विल बी अल्फा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। तो साफ साफ दिख रहा है सेमी सर्कल केस में, जो कि सेक्टर का ही एक रूप है, दैट इज 2 अल्फा की वैल्यू जो हो रही है वो 180 डिग्री हो रही है, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अल्फा 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू π/2 रेडियन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, मान के चलो इस लेंथ को हम लोग z मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। तो z विल बी इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 टाइम्स r साइन π/2। रेडियन में लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल को ऐसे 90 डिग्री नहीं लिख सकते, तो इट विल बी इक्वल π/2 यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 4r अपॉन 3π। तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपका सेमी सर्कल का। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेमी सर्कल के केस में सेंटर से सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस सिमेट्रिकल एक्सिस पर पड़ेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4r अपॉन 3π। तो कोई और केस भी ले सकते हैं हम सेमी सर्कल का। मान के चलो सेमी सर्कल को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ किया, तो ये इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस पड़ेगी, तो ये इसका सेंटर पड़ेगा, यहाँ सेंट्रॉइड पड़ेगा। तो पिछले वाले केस को ध्यान रखते हुए हम डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 4r अपॉन 3π। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से ही मेजरमेंट होगा सेंट्रॉइड का सिमेट्रिकल एक्सिस पर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4r अपॉन 3π। तो ये तो केस हो गया आपका सेमी सर्कल का। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस होगा दैट विल बी द केस ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का 1/4 हिस्सा एरिया का। तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस पड़ेगी इस तरीके से, तो यहीं कहीं सेंट्रॉइड पड़ेगा सिमेट्रिकल एक्सिस पर। और चूंकि टोटल एंगल हमें 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। तो टोटल एंगल 2 अल्फा इस केस में दिख रहा है, दैट इज 90 डिग्री। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसको अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो वो सिंपली बन जाएगा π/4 रेडियन। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 रेडियन आ जाएगा। तो इस लेंथ को यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान के चलते इस लेंथ को हम लोग z मान लेते हैं, तो z विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज 2/3 टाइम्स r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। आफ्टर ऑल क्वार्टर ऑफ अ सर्कल भी एक सेक्टर ही है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स r साइन π/4, और इसको अल्फा को हम रेडियन में लिखेंगे, दैट इज π/4। और साइन π/4 मीन साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। इन सारे को इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 4√2r डिवाइडेड बाई 3π। ये तो आगे एक रिजल्ट कि सेंट्रॉइड की जो पोजीशन है या लेंथ है सेंटर से सिमेट्रिकल एक्सिस पर, वो 4√2r अपॉन 3π हो रही है। लेकिन आमतौर पर न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए हम इस डिस्टेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम सेंट्रॉइड की पोजीशन को हॉरिजेंटली और वर्टिकली मेजर करते हैं। मीन्स हम इस लेंथ पर, मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर का जो लेवल है, ये सेंटर का लेवल हुआ, इससे हम हॉरिजेंटली मेजर करना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं इस डिस्टेंस को हम लोग a नाम दे देते हैं, और यही सेंटर है, ये सेंटर का लेवल है। सेंटर के लेवल से सेंट्रॉइड को मेजर करेंगे वर्टिकली मेजर करेंगे, तो इस डिस्टेंस को हम लोग b ले लेते हैं। तो आमतौर पर हम लोग a और b जो डिस्टेंस है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में भी इन्हीं लेंथ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, तो ये अगर लेंथ यहाँ से यहाँ तक a है, तो दिस लेंथ विल ऑल्सो बी a। तो a और b को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। जैसे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा z हो गया, और ये 45 डिग्री है, और दिस लेंथ इज b, दिस लेंथ इज a। अगर हम यहाँ पर साइन 45 डिग्री लगा दें, तो साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू b अपॉन z, यानी कि जो b की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू z साइन 45 डिग्री। तो b की वैल्यू हो जाएगी
4√2r/3 और साइन 45 डिग्री या साइन π/4 बात एक है फिलहाल, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/√2। तो रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू 4r/3। तो ये रिजल्ट वैसा ही नजर आ रहा है जैसे सेमी सर्कल के केस में नजर आ रहा था। इसी तरीके से अगर हम ए को डिटरमाइन करना चाहते हैं, ए को डिटरमाइन करना चाहते हैं, ए को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम cos 45 लगा देंगे और sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है। तो रिजल्ट ए विल बी इक्वल्स टू 4r/3। यानी कि चाहे हॉरिजॉन्टली मेजर करें चाहे वर्टिकली मेजर करें, बोथ रिजल्ट विल बी द सेम, दैट इज 4r/3। चलिए, तो हो गया केस क्वार्टर ऑफ अ सर्कल का। अब इसी तरीके से आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके साथ, दैट इज कंपोजिट फिगर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि कंपोजिट फिगर्स होते क्या हैं। कंपोजिट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो एक से ज्यादा फिगरों से मिलके बने होंगे। जैसे मान लेते हैं एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं। जैसे देखिए, ये कंपोजिट फिगर है, क्योंकि ऐसा फिगर हम जानते नहीं है कौन सा फिगर है। तो ऐसे केस में हम इस टोटल पूरा जो फिगर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपको 3 फिगर्स मिल जाएंगे। एक हमारा ये रेक्टेंगल हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, तीसरा ये सेमी सर्कल हो गया। तो इन इंडिविजुअल फिगर्स के सेंट्रॉइड की पोजीशन को तो हम जानते ही है। जैसे रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पड़ेगा बीच में, जहाँ पर उसके दोनों डायगोनल्स मिलेंगे। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बेस, ये बेस पड़ रहे हैं, बेस के नज़दीक पड़ेगा, ये 1/3 डिस्टेंस, ये भी 1/3 डिस्टेंस। और सेमी सर्कल के केस में अभी बताया था, जैसे जैसे सेंटर बना लेंगे, सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 4r/3 होगी। तो इंडिविजुअल फिगर्स के सेंट्रॉइड की पोजीशन को तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें इस पूरे फिगर का, दैट इज कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब सेंट्रॉइड निकालना है तो इन पोजीशंस को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। आमतौर पर हम इन्हीं एक्सिस को लेते हैं, ओरिजिन मान लिया। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड ये रहा। तो इस पॉइंट की पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं x1, y1। इसका मतलब है x1, y1 इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द फर्स्ट फिगर, जिसको हमने रेक्टेंगल मान रखा है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x1 ले सकते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग y1 ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल को हम लोग फिगर नंबर 2 नाम दे रहे हैं, तो ये इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज x2, y2। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू x2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू y2। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू y2। इसी तरीके से थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर का सेंट्रॉइड की जो पोजीशन हो जाएगी वो x3, y3। यहाँ पूरी तरीके से इस तरीके से मेजर कर लेंगे तो x3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो मेजर कर लेंगे दैट इज y3। जब भी कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड या पूरे फिगर का जो ओवरऑल सेंट्रॉइड निकालना है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x बार। तो x बार का मतलब हुआ इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड पड़ेगा, कहीं ना कहीं होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसको हम लोग x बार को इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरीके से। और उसी तरीके से y बार का फॉर्मूला हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोऑर्डिनेट्स सही तरीके से मेजर करने हैं एक्सिस से। इंडिविजुअल सेंट्रॉइड की पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पर वो पड़ेंगे, तभी आप x1 और y1 सही लिख सकते हैं। तो x1, y1 इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द फर्स्ट फिगर, x2, y2 पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सेकंड फिगर। इसी तरीके से a1, a2, a3 इंडिविजुअल फिगर्स के एरियाज हो गए। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू वाइड, सर्कल का एरिया πr²। इस तरीके से कंपोजिट फिगर्स का सेंट्रॉइड हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कभी कभी इन्हीं कंपोजिट फिगर्स में आपको कट आउट फिगर्स भी मिलेंगे। कट आउट फिगर्स का मतलब है एक बड़े फिगर्स में से कोई पोर्शन रिमूव किया गया है। जैसे केस ले लेते हैं, मान के चले ऐसा कोई केस दिया हुआ है। ऐसे केस में आपको ये समझ में आ रहा है कि एक ये कंपोजिट फिगर है, मतलब अगर ये यहाँ पर ये जिस तरीके से कटा हुआ या होल जैसा नजर आ रहा है, अगर ये ना होता तो आपको एक ऐसा ट्रेपेजियम शेप में मिलता। ट्रेपेजियम को तो हमने स्टडी किया नहीं है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ऐसे केस में आपके पास एक रेक्टेंगल होता, मान चलो 1 फिगर है, ट्रायंगल होता फिगर नंबर 2, लेकिन अभी आपको एक यहाँ पर होल भी नजर आ रहा है।
तो ये कटा हुआ है, यानी कि इतना पोर्शन पूरे फिगर में से लेस हो गया, कम हो गया। तो इसको भी हम एक फिगर के तौर पर काउंट करेंगे, दैट इज फिगर नंबर 3, जो कि हमें सर्कल रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे केस में आप जब सेंट्रॉइड डिटरमाइन करेंगे इस कंपोजिट फिगर का, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे x बार विल बी इक्वल्स टू a1x1 प्लस a2x2 माइनस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। और इसी तरीके से y बार का फॉर्मूला हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 माइनस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिगर कटा हुआ है या पूरे फिगर में से रिमूव है, तो रिमूव है तो यानी वो कम हुआ है पूरे फिगर्स में से, तो वो फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली नजर भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, यहाँ भी माइनस का साइन लगा है, क्यों? क्योंकि पूरे फिगर्स में से ये चीज़ रिमूव की गई है। तो कटआउट फिगर्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।